हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 डिमांड। तो आज हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब डिमांड फोरकास्ट करना। मतलब अब क्यों करते हैं हम डिमांड फोरकास्ट, वो आपको पता है। अगर मैं अपने डिमांड फोरकास्ट करती हूँ, मैंने अनुमान लगाया कि फ्यूचर में मेरी बिकने वाली हैं 6 लाख यूनिट्स, राइट। तो मैंने अपनी डिमांड फोरकास्ट कर ली है कि कितनी यूनिट्स बिकेंगी मेरी फ्यूचर में, 6 लाख यूनिट्स। तो मैं उसी हिसाब से आज से क्या शुरू करूंगी, प्रोडक्शन शुरू करूंगी। उसी हिसाब से आई विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द थिंग, रिसोर्सेज अरेंज करूंगी, मशीनरी परचेज करूंगी। ओके, अब ये जो फिगर है 6 लाख का, जो मैंने अनुमान लगाया, ये प्रिडिक्ट करना इज नॉट दैट इजी। तो प्रिडिक्शन करने के क्या क्या तरीके हैं, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, तो वो देखते हैं हम आज। तो पहला तरीका है क्या, आपका सर्वे सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। ठीक है, आप डायरेक्टली सर्वे भी तो करा सकते हैं, राइट। लाइक मार्केट में लोगों से पूछवा लिया कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे, राइट। आप कौन से प्रोडक्ट का, कौन से ब्रांड का सोप यूज करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वांटिटी, कितने लोग आपकी क्वांटिटी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड इन द शॉर्ट रन। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो ये सबसे बेटर है कि लोगों से ही पूछ लिया जाए, राइट, what they are planning to buy during the forthcoming time period। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं लोगों का, फ्यूचर कस्टमर्स का, राइट। और टाइम के आधार पे या कितनी कॉस्ट लगेगी उस आधार पे ये कई सारे तरीकों से हो सकता है। जैसे कि पहला, आपने लगभग 80% कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया, तो आपको पता चल गया कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करने में इच्छुक हैं, राइट। या फिर सैंपल सर्वे मेथड। सैंपल मतलब आपने क्या करा, कई सारे लोगों में से कुछ पर्टिकुलर लोग चूज कर लिए, उनसे आपने पूछा, उनकी राय ली कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो आपने सैंपल सर्वे मेथड में क्या किया, किन लोगों से इंटरव्यू किया, राइट। चूजन सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स आर इंटरव्यूड। अगला तो दो तरीके थे, पहले आपने सबका इंटरव्यू कर लिया। अगला तरीका, आपने कुछ का इंटरव्यू किया, कुछ चंद लोगों को आपने अलग रख के उनका इंटरव्यू ले लिया, राइट। उसके बाद है एंड यूज मेथड। देखो, एंड यूज मेथड, आप यहाँ पे डिमांड भूलिए मत, आप यहाँ पे ये सारे मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, तो एंड यूज मेथड स्पेशली यूज्ड इन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर इनपुट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल फाइनल यूजर्स, fixing suitable technical norms of consumption of the product under study, application of the norms to the desired or targeted level of outputs and aggregation। ठीक है, आपने यहाँ पे किस पे ध्यान दिया, आपने देखा कि फाइनल यूजर्स कौन कौन है मेरे प्रोडक्ट के। ठीक है, आपने क्या देखा कि मेरे प्रोडक्ट के फाइनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो आपने फाइनल यूजर्स पे ध्यान दिया है ना यहाँ पे। देखो, ये दोनों तो था कस्टमर से पूछना, यहाँ पे आपने खुद ही देखा कि मेरे प्रोडक्ट के फाइनल यूजर्स कौन होंगे। तो जो फाइनल यूजर्स को हम एंड यूज भी तो बोल सकते हैं, एंड यूज, राइट। इसीलिए इस मेथड को फाइनल यूजर्स मेथड या एंड यूज मेथड किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे प्रोडक्ट के फाइनल यूजर्स हैं, राइट। और आपने उस हिसाब से क्या करा, अपना प्लानिंग कर ली कि अच्छा इतने लोग मेरे प्रोडक्ट को फाइनली यूज करेंगे, तो आपने उस हिसाब से अपना नॉर्म सेट कर दिया कि इतना इतना आइटम्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो ये मेथड है डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, यहाँ पे आप कस्टमर्स के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, राइट। यहाँ पे आपने किसका, याद करो, किसका इंटरव्यू किया था, कस्टमर्स का इंटरव्यू किया था। पर अब दिक्कत क्या है, सपोज करो इंटरव्यू के दौरान कस्टमर आपको बोल दे कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, बट क्या पता बाद में जब रियल परचेजिंग हो तो वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, राइट। ही कैन गो फॉर सम अदर प्रोडक्ट। तो वही है, इट वुड नॉट बी वाइज टू डिपेंड होली ऑन द बायर्स एस्टिमेट, और आपको बहुत ही कॉशियसली केयरफुली चलना पड़ेगा, खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो वही है,
ये वाला ठीक है, फोरकास्टिंग का तरीका ठीक है, बिकॉज आप डायरेक्टली उन्हीं लोगों से का इंटरव्यू ले रहे हो जिन लोगों ने आपकी चीजें परचेज करनी है। पर दिक्कत क्या है, हो सकता है वो लोग अभी बोलते कि हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, बट एक्चुअल में लेने के टाइम पे वो आपका प्रोडक्ट ना लें। ठीक। तो ये वाला मेथड, जो ये बायर वाला मेथड है, जहां पे आप बायर की ओपिनियन ले रहे हो, डिमांड फोरकास्टिंग का ये तरीका कौन सा वाला तरीका, जहां पे आप डायरेक्टली किससे पूछ रहे हो, बायर से पूछ रहे हो, तो वो तरीका कब बेटर है, वो तरीका बताओ किसके साथ बेटर है। देखो मार्केट में आपने पूछा, चार लोगों ने बोल दिया कि यस हम आपकी चीजें लेंगे, बट बाद में वो ना लें, तो आपका तो जो फोरका वो था, सारी मेहनत थी वो बेकार गई, राइट। पहले लोगों ने बोला हम लेंगे, बाद में बोला नहीं लेंगे, तो बताऊं ये वाला तरीका का बेटर होता है, बायर से पूछने वाला तरीका। जब आपके गुड्स किसने लेने हो, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स ने, क्योंकि उस बंदे ने उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसने उसके ऊपर आगे काम करना है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बोल देगा आपको कि मुझे 5 लाख यूनिट्स बना के आप दे दो, राइट। तो आप उसको फिर 5 लाख यूनिट सप्लाई करोगे और वो वाकई में लेगा भी, राइट, क्योंकि उसका तो प्रॉपर पहले से ही सब कुछ प्लान्ड है ना कि मुझे क्या करना है, राइट। तो ये वाला मेथड आपका यूजफुल कहाँ होता है, व्हेन बल्क ऑफ सेल इज मेड टू इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स हु हैव डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। हाउस होल्ड मेथड में ये, हाउस होल्ड कस्टमर्स के लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स का कुछ पता नहीं होता वो कब क्या खरीदने जाए। मैं टाटा टी पीती हूँ, पर मार्केट में गई, मार्केट में कोई और अच्छी टी आ गई थी तो मैंने वाली टी ले ली, राइट। या टाटा टी अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरी ले आई, ठीक है। तो वही है, कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी रहती है, उसका बिहेवियर आप जज नहीं कर सकते कि वो कब क्या करेगा, राइट। इसीलिए उनसे पूछना, अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपकी चीज खरीदेंगे, फिर भी आप उन पे रिलाय नहीं कर सकते। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, राइट। क्या पता फ्यूचर में और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स उन्हें मिल जाए, ठीक। और क्या पता ये भी हो कि अभी कस्टमर आपको बोल रहा है कि मैं खरीदूंगा, पर बाद में उसने अपना खरीदने का प्लान क्या कर लिया, कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ओके। तो ये तो था डिमांड फोरकास्ट कैसे कर रहे थे आप डायरेक्टली ना कस्टमर से ही पूछ ले रहे थे, तो आपको पता चल जा रहा था पूरे मार्केट से कि कितने कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहां पे आप, इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच, ठीक है। अब यहां पे किससे, अब देखो जो ये सेल्स मैन होते हैं, ये डायरेक्टली आपका सामान किसको बेचते हैं, कस्टमर्स को, राइट। इसका मतलब सेल्समैन से पूछ के भी ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड है, उन्हें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कैसे सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, तो दे नो इट वेल, राइट। हाउ द कस्टमर विल रिएक्ट टू चेंज इन प्राइजेस, राइट, कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न क्या है, तो ही नोज एवरीथिंग। तो आप सेल्समैन से भी पूछ सकते हो कि बताओ मार्केट में हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो उस तरीके से भी आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो जिन फर्म्स में के बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनके नेटवर्क है, कई सारे सेल्स पर्सनल हैं, तो आप उनका नॉलेज, आप उनके एक्सपीरियंस, राइट, यूज कर सकते हैं टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड, ओके। इस मेथड में क्या होता है, सेल्समैन आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड सेल्स इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, ठीक है। सपोज करो आपकी एक कंपनी है जिसकी ब्रांचेस ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, रुड़की में है, ठीक है, और आपकी नैनीताल में है, ठीक है। तो हर जगह आपके सेल्समैन हैं, ठीक है। सेल्समैन आपका चीजें बेचने जाते हैं, ऋषिकेश के लिए अलग टीम लगी हुई है, हरिद्वार के लिए अलग है, रुड़की के लिए अलग, नैनीताल के लिए अलग, ओके। तो आप आपने ना इन सबसे पूछ लिया कि बताओ ऋषिकेश में हमारी कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं, हरिद्वार वाले से ही पूछ लिया कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं, रुड़की वाले से भी पूछ लिया कितनी यूनिट सेल हो सकती हैं, नैनीताल वाले से ही पूछ लिया कितनी यूनिट्स हमारी सेल हो सकती हैं, ठीक है।
तो जो ये सेल्समैन से पूछने का जो हमने सोचा डिसीजन लिया, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि सेल्समैन सबसे क्लोज होता है किसके? कस्टमर्स के, राइट? तो वो कस्टमर्स की फीलिंग क्या होता है बता सकता है, और उस हिसाब से कस्टमर का बाइंग पैटर्न का आइडिया, अंदाजा उसे लग जाता है। ठीक, तो आप क्या करोगे? आपने पूछ लिया ना सब जगह से, कौन, इस ऋषिकेश वाले ने बताया सर हमारे यहाँ 10,000 यूनिट बिकेंगे, इसने भी बता दिया, इसने भी आपने इन सब का फिर क्या कर लिया? टोटल। ठीक है, तो आपने टोटल एस्टिमेटेड सेल्स आपको पता चल गई है। ठीक, अब दिक्कत यह है, अब सपोज करो 10 10 10 10, सपोज करो सब जगह से 10 10 आई, तो कितनी एस्टिमेटेड सेल्स हो गई? 40,000। तो आपका पता चल गया, अच्छा 40,000 सामान मेरा बिक जाएगा। तो अब क्या आप 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे? नहीं, आप इस 40,000 को फाइनल नहीं कर सकते। आप अपना भी तो क्या लगाएंगे? दिमाग लगाएंगे। क्योंकि देखो, हो सकता है ये ऋषिकेश वाला सेल्समैन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब वो बड़ा चढ़ा के बताता हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो कि 10,000 बिकेंगे। कई लोग होते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होगा अच्छा, पर बताएंगे उसको कम करके, राइट? जैसे कई सारे होते हैं कि रिजल्ट, पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं गया, जब मार्क्स आते हैं तो 98%, राइट? बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। इसका मतलब वो अपने आप को क्या कर रहे थे? अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक है, राइट, इसने बोला कि 10,000 यूनिट्स बिकेंगी, तो आप अंदाजा लगा दें कि ये बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो उसकी 10,000 से काट के कितनी कर दो? 8,000। हरिद्वार वाला बोल रहा है 10,000 बिकेगी, पर आपको हरिद्वार वाला सेल्स पर्सन पता है कैसा है? पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है थोड़ा। तो उसने बोला 10,000 है, इसका मतलब बिकेंगी ज्यादा, तो इसको कर दो 12,000। उसी तरीके से इनको भी करेंगे, और फिर फाइनली आप टोटल कर लेंगे 8,000 12,000, यहाँ की भी कर लेंगे आप रिवाइज, और फिर फाइनली जो निकलेगा आप उस हिसाब से, सपोज करो ये क्या हो गया, 12 8 20, ठीक है, और आपने इन दोनों का भी अंदाजा लगा लिया। तो जो आपके नेक्स्ट निकलेगी, जो भी आपकी नई फिगर आएगी, सपोज करो आपकी नई फिगर आ गई है 38,000, तो यू विल गो विथ 38,000। ठीक, तो एस्टिमेट्स ऑफ सेल्समैन आर कंसोलिडेटेड, ऐड किया जाता है टू फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेटेड सेल्स। ये हमने कर लिया, सबका ऐड किया जाता है, फिर इनको फिर से चेक रिव्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ पेसिमिज्म ऑफ अदर सेल्समैन। ठीक है, फिर से उस 38,000 को भी रिवाइज किया जाएगा। मतलब हमने अंदाजा तो लगा दिया है कि 38,000 यूनिट्स हमारी बिकेंगी, पर क्या पता फ्यूचर में हो सकता है हम अपना सेल प्राइस बढ़ाने का सोच रहे हो, जो 38,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, फ्यूचर में हमें सेल प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो हो सकता है तब लोग 38 यूनिट्स ना लें, क्योंकि जब सेल्स प्राइस आप बढ़ाएंगे तो हो सकता है 38 की जगह कितने बिके, अब 36 बिके। ठीक, तो वही है, इस फिगर को आप फिर से रिवाइज करोगे, कई सारी चीजों के आधार पे आप रिवाइज करोगे। इट कैन बी लाइक चेंज इन सेल्स प्राइस, या हो सकता है जो आपने अंदाजा लगाया था कि कितने यूनिट्स बिकेंगे आपकी 38,000, फिर आपको लगा कि यार हमने अभी एडवर्टीजमेंट तो की नहीं है, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो जरूर सेल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपने एडवर्टीजमेंट करा, तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट करने के बाद आपकी 5-6,000 यूनिट्स ज़्यादा बिक जाए, तो अब आपकी बिक सकती हैं, हो सकता है 45,000 यूनिट्स, राइट? तो आपका नया एस्टिमेट कितना निकल गया? 45,000, राइट? तो पॉपुलेशन के आधार पे, लोगों की परचेजिंग पावर के आधार पे, राइट, आप क्या कर सकते हैं, इस फिगर को क्या कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अब लोगों की इनकम कम हो गई, कोविड में लोगों के पास जॉब नहीं है, तो 45,000 का जो आपने अनुमान लगाया था, अब उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जॉब नहीं है इसका मतलब कई सारे लोग के पास इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो आपके ये यूनिट्स कहाँ से खरीद पाएंगे वो? तो 45 का हो सके आपको कितना करना पड़े कि मेरे कितनी यूनिट्स बिकेंगी, मेरे पास 32,000 यूनिट्स ही बिक पाएंगी, राइट? तो आपने जो आपने फिगर एस्टिमेट किया था, उसको आपने बार बार क्या किया था? रिव्यू किया था, रिवाइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये वाला मेथड सही है, सिंपल है, क्योंकि आप डायरेक्टली सेल्समैन से पूछ रहे हैं, राइट? पर हो सकता है कि कई बार सेल्समैन को कई सारी चीजों की नॉलेज ना हो, तो उसका जो एस्टिमेट उसने बताया है वो सही ना निकले। शॉर्ट रन में तो ठीक है, बट लॉन्ग रन के लिए आपको कोई और बेटर टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी,
ओके। अब इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब यहाँ पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, जनरली जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है अबाउट वेरियस फैक्टर्स या न्यूमरस वेरिएबल्स बोल सकते हैं, अबाउट वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। तो उनका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वो क्या करते हैं, आपके लिए सेल्स प्रेडिक्ट करेंगे कि कितनी सेल्स आपकी फ्यूचर में हो सकती है, ताकि आप उस हिसाब से अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकें। तो डेल्फी टेक्निक है, ओलफ हेल्मर ने डेवलप की थी एट रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ये टेक्निक क्या बोलती है, रादर दैन कि हम मीटिंग कराएं, कई सारे एक्सपर्ट्स को सामने बिठाएं, तब उनकी ओपिनियन ले, बेटर ऑफ है हम क्या कर सके। देखो लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द ओपिनियन, उसने कहा बायर से भी मत पूछो, जैसे हमने पहले मेथड पे बायर से पूछा था, अगले मेथड पे सेल्समैन से पूछा था, उसने कहा उनसे भी मत पूछो, बेटर ऑफ है किससे पूछो, एक्सपर्ट्स से। और कैसे पूछो, क्वेश्चनियर्स जैसे होता है ना, मैंने आपसे पूछा कि अगर ये हुआ तो क्या करना चाहिए, अगर ये हुआ व्हाट इफ, तो क्या करना चाहिए, राइट। तो मैंने कई सारे क्वेश्चनियर बना के पहले एक एक्सपर्ट को दिया, फिर अगले एक्सपर्ट को भी यही क्वेश्चनियर दिया, तो सबने अपने अपने आंसर्स लिख दिए, राइट। अलग अलग पेजेस मैंने सब, ये अलग अलग क्वेश्चनियर मैंने बांटे सबको, राइट। जैसे क्वेश्चन पेपर बंटता है ना सबके पास, सबके आंसर अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से ये क्वेश्चनियर मैंने क्या करा, सबके सबको डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक। और उसके बाद ना होता है, जैसे क्लास में मैंने टेस्ट लिया और उसके बाद मैंने क्या करा, एक का क्वेश्चन पेपर दूसरे को दे दिया, दूसरे को तीसरे का दे दिया कि अब आप इसको क्या करो, चेक करो, ठीक। तो वही है, फिर एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है, सब एक्सपर्ट्स ने अपने अपने क्वेश्चन सबमिट कर दिए, अब उनको ना बाकी एक्सपर्ट्स की वो बताई जा रही है ओपिनियन की, अच्छा कि आप तो ये बोल रहे हो पर दूसरा एक्सपर्ट ये बोल रहा है, पर आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, आइडेंटिटी विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, उस बंदे के बारे में बताया नहीं जाएगा कि कौन सा एक्सपर्ट बोल रहा है, बस आप ये बोलोगे कि दूसरा एक्सपर्ट तो ये बोल रहा है और आप ये बोल रहे हैं, तो बताओ किसकी राय ज्यादा बेटर है, ठीक है। फिर सब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आपस में हमने क्या कर ली, शेयर कर ली, और फाइनली जिस ओपिनियन पे सब लोग ज्यादा, जैसे सपोज करो एक आंसर है जिस पे ज्यादा लोग अग्री कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपर्ट्स अग्री कर रहे हैं, तो उस आंसर को क्या कर दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक। तो डेल्फी टेक्निक से क्या फायदा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, किसके जरिए, यू कैन हैव योर सॉल्यूशंस फ्रॉम कौन, एक्सपर्ट्स। और ये चीप भी पड़ता है और फटाफट स्पीड भी है इस मेथड की। तो पहला था बायर, अगला था किससे पूछ रहे थे, सेल्समैन से, तीसरा किससे पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं। अगला मेथड इज स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड वाले जो फोरकास्टिंग होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड से आप जो डिमांड फोरकास्ट करते हो वो ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, क्योंकि वो साइंटिफिक है, राइट। और उसमें किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जैसे अभी तक ओपिनियन चल रहे थे ना, पहले किसका ओपिनियन चला, कस्टमर का, फिर सेलर का, फिर एक्सपर्ट्स का। यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट्स है, मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं, जिसमें आप अपने वेरिएबल्स रख के आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूले में फिट करके बता सकते हैं कि हमारी कितनी डिमांड फ्यूचर में क्रिएट हो पाएगी। तो यू कैन दस प्रेडिक्ट योर फ्यूचर डिमांड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉर्मूलाज, ओके। तो स्टैटिस्टिकल मेथड भी बहुत सारे हैं, तो पहला है आपका क्या, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, इसको मैं क्लासिकल मेथड भी बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, राइट। अब देखो, जो फर्म काफी लंबे समय से मार्केट में है, उसका तो कई सारा डेटा एक्यूमुलेट हो चुका होगा ना सेल्स के रिगार्डिंग, कई सालों से चल रही है, तो बहुत सारे सालों का डेटा उसका इकट्ठा पड़ा है। तो जब उस डेटा को ना क्रोनोलॉजिकली, मतलब ऑर्डर में,
जब डेटा को हम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जैसे पहले पुराने साल का, उसके बाद 1992 का, फिर 93, 94, 95, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया, सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक है। तो जब डेटा को सीक्वेंशियली अरेंज कर लेंगे तो उससे आपकी निकल आएगी क्या, टाइम सीरीज। ठीक, देखो ना, ये सेल्स की फिगर है, इधर 91, 92, 93, 94। तो जैसे मुझे पता, अच्छा 91 में इतनी, 91 से 92 के बीच में इतनी सेल हुई थी, फिर 92 से 93 के बीच में इतनी सेल हुई थी, फिर 93 से 94, 93 पे सेल आपकी बढ़ गई थी, तो इतनी सेल हुई थी, राइट। तो इस तरीके से मुझे क्या पता चल जाएगा आपका, क्या, आई विल गेट टू नो कि किस किस दौरान मेरी कितनी कितनी सेल्स हुई थी। ओके, अब ट्रेंड मेथड में हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के जरिए, एक है आपका फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन। वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस एक बार रीडिंग तो जरूर लगानी है हमने, या लीस्ट स्क्वायर मेथड भी हम बोलते हैं। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन, दो तरीके से आप ट्रेंड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड मतलब क्या, तरीका, जैसे बोलते हैं ना अच्छा ट्रेंड नहीं है, राइट। तो मतलब ट्रेंड एक ही दिन में थोड़ी ना बनता है, जो सालों साल से चला आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन। ठीक, अगले उसमें दे रखा है ग्राफिकल मेथड। अब जैसे मैंने बताया ग्राफिकल मेथड में आपको वो मिल गया था, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया, जैसे ये ग्राफ है, तो मैंने सेल्स और ईयर 91, 92, 93, तो मुझे पता है 91, 92 में इतनी सेल हुई थी, 92 से 93 के बीच में इतनी सेल हुई थी। तो मेरे पास अलग अलग क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी फ्री हैंड से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड। इसको मैं फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड भी बोल रही हूँ। ये बहुत सिंपल मेथड है, लीस्ट एक्सपेंसिव है। मैं एक पेपर पे प्लॉट कर सकती हूँ, जितने पॉइंट्स होंगे, अगला पॉइंट अगर ये होगा तो एक और पॉइंट आ गया, तो ये इस तरीके से पॉइंट पॉइंट जोड़ जोड़ के मेरा ये कर्व आता जाएगा। ठीक है, इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रेंड तो दिखा सकता है आपको, बट इसके हिसाब से जो प्रोजेक्शन हम करेंगे ना, वो उतने रिलायबल नहीं होंगे, दे आर नॉट वेरी रिलायबल। फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड को लीस्ट स्क्वायर मेथड हम बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, राइट। इसमें लिख रखा है, दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड अ ट्रेंड लाइन विच बेस्ट फिट द अवेलेबल डेटा। ठीक, ये मेथड बहुत पॉपुलर है बिकॉज इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, जो एक फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन है या लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसको हम बोल रहे हैं, ये किस अजम्पशन पे काम करता है, ये बताओ क्या मानता है कि पास्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। जैसे अलग अलग फैक्टर्स हैं सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट कितना कर रहे हो, प्राइस चेंज करने से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पास्ट में जो जो वेरिएबल्स डिमांड को क्या कर रहे थे, अफेक्ट, जो फैक्टर्स डिमांड को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे, उन फैक्टर में जो चेंजेस पहले हो रहा था वही चेंजेस क्या होते जाएंगे, फ्यूचर में भी चलते जाएंगे।
ठीक है, तो हम एक तरीके से वो कंटिन्यूटी लेके चल रहे हैं ना कि पहले ऐसा हुआ अब भी ऐसा ही होगा। तो पर ये मेथड यहीं पे कमजोर पड़ जाता है। क्यों? सपोज करो अगर आपका जो चेंजेस है वो कंसिस्टेंट वाले नहीं है, किसी साल तो आपकी सेल बढ़ गई 2% से, किसी साल बढ़ गई 20% से, किसी साल घट गई 15% से, तो काफी ज्यादा वेरिएशन है ना। तो वही है, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर ट्रेंड इज साइक्लिकल विथ शार्प टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रोज एंड पीक्स। ट्रोज एंड पीक्स चैप्टर आपके पास बाद में आएगा, इसको बोलते हैं हम, राइट। ट्रो ये है नीचे का पॉइंट, फिर पीक। जब बहुत शार्प चेंजेस आ रहे हैं, कभी एकदम से नीचे कभी एकदम से ऊपर, वहां पे ये फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन मेथड क्या नहीं है? सक्सेसफुल नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस भी अगेन पॉपुलर मेथड है। यहां पे हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, हमने करा भी था। डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो डिमांड तो हो गई डिपेंडेंट फैक्टर, और ये सब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट फैक्टर। इंडिपेंडेंट के ऊपर मतलब क्या इनकम डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं ना, इनकम इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर। डिमांड डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, तो डिमांड इज डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक, तो इस मेथड में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, तो वंस द रिग्रेशन इक्वेशन इज डिराइव्ड, द वैल्यू ऑफ y, देखो ना y की वैल्यू निकालनी है, y इज क्वांटिटी डिमांडेड। किसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है? अपॉन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस। ठीक है, तो y अगर अंदर का x चेंज होता रहेगा, इनकम चेंज हुई, टेस्ट चेंज हुआ, राइट, तो y भी उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, राइट। देखो ना y कैसे निकलेगा? a प्लस बी एक्स, और अगर x बार बार चेंज होता रहेगा, कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 6 है, तो y की वैल्यू भी बार बार क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो ये था आपका रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में आपको ये फॉर्मूला क्या करना है? लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम किस हेल्प से, किसकी हेल्प से, कौन से फॉर्मूले की हेल्प से डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आप करिए, इसको हम मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जैसे मैं सोच रही हूं कि अगर मैं प्राइस गिरा दूं तो मेरी सेल्स कितने से क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगला मैं सोच रही हूं अगर मैं अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करूं, राइट, तो मेरा सेल्स कितने से इंक्रीज हो सकती है? क्या लोगों को मेरे प्रोडक्ट में कुछ नयापन नजर आएगा? राइट, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वेरी कर रहे हैं। वेरी मतलब चेंज, हम वेरी कर रहे हैं। हम अलग अलग फैक्टर्स को, पहले हमने सिर्फ क्या लिया? प्राइस, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखा। हमने देखा कि प्राइस गिरा के सेल्स में कितना बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करा? पैकेजिंग। बाकी सब सेम रखे फैक्टर्स। अब हमने पैकेजिंग चेंज करी, तो मैंने अनुमान लगाया कि अगर पैकेजिंग अच्छी कर दी जाए तो सेल्स में कितनी इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीज आ सकता है, राइट। तो मैंने क्या करा? हर फैक्टर्स को अलग अलग क्या करा? इवैल्यूएट करा, और तो मुझे पता चल गया कि कौन सा फैक्टर का डिमांड के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगेन यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, तो ये वाला मेथड ना एक्सपेरिमेंट पर, ये जो मेथड है ये महंगा पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, अलग अलग फैक्टर्स चेक करते रहोगे आप, राइट। और
मैंने देख लिया, अच्छा ये फैक्टर है विच कैन अफेक्ट डिमांड, ये फैक्टर है विच कैन अफेक्ट डिमांड। क्या पता कोई फैक्टर मेरे दिमाग में आए ही ना, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हैं जो डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब सारे फैक्टर्स तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती ना, हो सकता है मेरे दिमाग से कोई चीज़ क्या कर जाए, स्लिप कर जाए, या मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करने का ये 4-5 फैक्टर्स टेस्ट कर लिए, 5वें के लिए टाइम नहीं मिला, राइट। तो दे कैन बी मेनी रीजन, तो जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो मार्केट एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह आप क्या करें, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें, कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या कंज्यूमर क्लिनिक्स भी जिसको हम बोलते हैं। उस पर आप क्या करते हैं, कस्टमर को ना पैसे दे दिए, सपोज करो 20 रुपए दे दिए, और आप वो आपने बोले जाओ साबुन लेके आओ। अब सोप अलग अलग टाइप्स के पड़े हैं, तो आप देखेंगे कि वो इन 20 रुपए से किस प्रकार का सोप खरीद रहा है। हो सकता है वो जो सोप खरीदे वो उसकी पैकिंग से इंप्रेस हुआ है, राइट। या हो सकता है अगला सोप वो पैकिंग से इम्प्रेस नहीं हुआ, वो अगले सोप की पैकिंग अच्छी नहीं थी बट उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे थे, तो वो इंग्रेडिएंट से इम्प्रेस हुआ। या फिर एक सोप पड़ा था लाइफ बॉय, और उसने लाइफ बॉय का नाम टीवी में काफी बार सुना है, तो उसने छूटते ही लाइफ बॉय ले लिया और 2 सोप्स की तरफ देखा तक नहीं। तो वही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर के खरीदने का आधार क्या होता है, वो चीज खरीदते समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। लास्ट मेथड इज बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये मेथड भी किस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब पास्ट में मेरी सेल्स बढ़ी एक साल 5%, फिर अगले साल 6%, नेक्स्ट ईयर बढ़ी 7% से। तो आपने सोच लिया कि चलो इस साल भी समवेयर 8-9% के आसपास रहेगी मेरी सेल्स, बढ़ जाएगी, राइट, 8-9% से, क्योंकि हर साल बढ़ी रही है, कभी 5, कभी 6, कभी 7। तो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होकर चली, पुराने के आधार पे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही हूँ। पर अगर काफी अप्स एंड डाउन्स हैं, एक साल तो मेरी सेल्स बढ़ी बाय 8%, अगले साल बढ़ी बाय 1%, अगले साल बढ़ी बाय 15%। तो क्या मैं फ्यूचर का अंदाजा लगा सकती हूँ? नहीं ना। कैसे लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, राइट। तो दिस प्रोजेक्शन इज नॉट इफेक्टिव वेयर देयर आर क्या, इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स, ठीक। ठीक है, लिख रखा है जस्ट एज मेट्रोलॉजिस्ट यूज बैरोमीटर, जैसे वेदर फोरकास्ट करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट क्या यूज करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक। उस हिसाब से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में कितने यूनिट्स बिक सकती हैं। अब मैंने प्रिडिक्शन लगाया कि 10 यूनिट्स बिकेंगी, तो जरूरी थोड़ा है कि एग्जैक्टली 10 ही बिकेंगी, नहीं, हो सकता है 9 बिक जाए, हो सकता है 12 बिक जाए, राइट। तो बट एक आइडिया लग जाता है कि इतने बिकेंगी, तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं बिकती ही हैं, ठीक। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जैसे होता है लक्षण। जैसे सपोज करो आपका गला थोड़ा सा खराब हो गया, आपका हेड पेन हो रहा है, आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो, तो एक ये लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं कि आपको फ्यूचर में तबीयत खराब होने वाली है, आप बीमार पड़ने वाले हो। तो इसका मतलब अभी बुखार हुआ नहीं है बट पहले से सिम्टम आने शुरू हो गए। उसी प्रकार से इकोनॉमी में भी कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, और उस हिसाब से मैं अपनी डिमांड क्या कर सकती हूँ, प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, ओके। जैसे सपोज करो इंडिया ने जापान को ऑर्डर दिया है काफी सारी मशीनरीज बनाने का। इसका मतलब जापान से मशीनरीज आएंगी इंडिया, इसका मतलब फैक्ट्री वगैरह लग रही होगी कहीं, तो इसका मतलब लोगों के लिए अच्छी चीज है ना, लोगों को क्या मिलेंगी फ्यूचर में, जॉब्स मिलेंगी, राइट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का साइन है, राइट। तो अगर जॉब्स मिलेंगी लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग मार्केट में
क्या करेंगे, डिमांड भी बढ़ाएंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड होगी और आप क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। तो इंडिकेटर्स के हिसाब से आप अब देखो, अगर सपोज करो रिसेशन, अब देखो ना, अब कोविड है, कोविड चल रहा है, तो लोग लोग पीपल हैव बिकम जॉबलेस, कई सारे लोग। तो जब इंसान जॉबलेस होता है तो जो उसके पास मनी इनकम होती है वो उसका बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ नेसेसिटी की चीजों पे अब अपनी मनी इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है। तो कंपनी को पता है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो कंपनी विल स्टॉप मेकिंग क्या, एक्सपेंसिव गुड्स। तो कंपनी अपना प्रोडक्शन उसी हिसाब से क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। क्योंकि जब देखो ना, मार्केट में सामान तभी तो बिकेगा जब लोगों के पास पैसे होंगे। अब जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो सामान कैसे बिकेगा, राइट। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने प्रोडक्शन को किस हिसाब से चेंज करती हैं, एज पर द इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। तो इंडिकेटर्स भी तीन प्रकार के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सपोज करो बादल छा गए, राइट, और 1 घंटे बाद बारिश हो गई। तो बारिश होने का कैसे पता चला आपको, कि 1 घंटा पहले कैसे पता चल गया बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल आ गए। तो बादल क्या है, आपके लीडिंग इंडिकेटर। तो अगर आपको पहले ही पता चल जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लीडिंग इंडिकेटर। मतलब अगर सिम्टम पहले से ही आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या माने जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर्स, राइट। उसके बाद अगर अगर कोई चीज हो गई है और बाद में पता चल रहा है आपको, राइट, जैसे बारिश ऊपर से गिरना शुरू हुई तो वो गिर चुकी है ना, आपको बाद में पता चला, राइट, जब वो एक्चुअल में गिर गई कि हाँ बारिश हो गई। तो वो क्या है, बाद में पता चलता है, चीज पहले हो चुकी है बट आपको बाद में पता चल रहा है, वो हो जाएगा आपका लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक। ठीक है। इसके बाद है, तो देखो कुछ ये लिखा है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है लैगिंग इंडिकेटर्स का। द हैवी कैपिटल मशीनरीज का ऑर्डर दे दिया, बड़ी बड़ी मशीनरीज का ऑर्डर जा चुका है, जापान से बड़ी बड़ी मशीनरीज इंडिया आ रही हैं। इसका मतलब मैंने अनुमान लगा दिया ना कि कुछ ना कुछ तो इंडिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है, राइट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो मशीनरी देने का ऑर्डर था, दैट वाज लीडिंग इंडिकेटर, एडवांस इंडिकेटर, राइट। अगला लैगिंग इंडिकेटर का क्या हुआ, एग्जाम्पल हैवी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ठीक है। आपने देखा कि यार लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन ले रहे हैं, राइट। जिन लोगों के पास पहले कनेक्शन नहीं था वो कनेक्शन ले रहे हैं। तो आपने जब अंदर डीप गए तो आपको पता चला क्या, कि कुछ दिन पहले हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हुआ, बिजली का काम किया गया, वॉज अंडरटेकन ड्यूरिंग द पास्ट, राइट। पहले तारे तूरे बिछी होंगी, राइट, पोल, बिजली के पोल लगे होंगे, तब जाके, राइट, लोगों को पास जब आपने प्रॉपर सेटअप दे दिया, बिजली के तार लग गए, पोल लग गए, तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाद में हुई, पहले आपने क्या लगाया, वो सारा अरेंजमेंट्स वगैरह किए, तारे बिछाई, पोल वगैरह लगाए। तो यहाँ पे बिजली जो बाद में दे रहे हो वो क्या है, आपका लैगिंग इंडिकेटर, राइट। उसके बाद है आपका कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइमल्टेनियसली, मतलब इंडिकेटर भी साथ साथ चल रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट भी साथ साथ चल रहे हैं, हैंड इन हैंड, राइट। जैसे कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हुए, सरकार ने जॉब दे दी, हाथों हाथ बेरोजगार आए, हाथों हाथ जॉब भी मिल गई, राइट। सरकार ने उनके लिए कुछ जॉब योजनाएं भी निकाल दी। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चल रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। या फिर रिसेशन आया और अगले दिन लोगों के पास से जॉब चली गई, तो हाथों हाथ चले ना दोनों, राइट। तो ये क्या है, आपका कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। Okay, so that's all for you today's class. So in next class we will be starting with our new chapter, chapter number 3. Thank you. Have a good day.